हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 19 जिसका टाइटल है एटम्स। और हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो जेईई मेन में आ चुके हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आर द वेवलेंथ्स ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियन सीरीज रिस्पेक्टिवली। तो लाइमन और पार्शियन सीरीज के इन मेंबर्स का जो नाम जब ले दिया है तो इनका मतलब देख लेते हैं क्या है। तो हम जानते हैं कि लाइमन सीरीज का मतलब है कि ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस जो n इज इक्वल टू 1 पे ख़त्म हो रही हैं उनको लाइमन सीरीज की लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। उसका है कौन सा? थर्ड मेंबर, यानी कि फर्स्ट मेंबर जाता है n इज इक्वल टू 1 से 2 और दूसरा मेंबर जाता है 1 से लेकर 3 या 3 से लेकर 1 और 4 से लेकर 1 जो है n इज इक्वल टू 4 से लेकर 1 जो स्पेक्ट्रल लाइन होने वाली है उसे थर्ड मेंबर कहा जाएगा। तो थर्ड मेंबर के लिए मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू r इंटू हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं r z स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 15/16 इंटू r। ये आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू। अब दूसरा आपसे कहा गया है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियन सीरीज। तो ये लाइमन सीरीज होती है, फिर बामर होती है, फिर पार्शियन होती है। पार्शियन खत्म होती है n इज इक्वल टू 3 पे और इसके पहले मेंबर का मतलब है कि n इज इक्वल टू 4 से 3 तक आने वाली जो लाइन है उसे फर्स्ट मेंबर कहा जाएगा। और इसके लिए हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/9 माइनस 1/16 7/144 जो है आपको r की वैल्यू मिलने वाली है 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको यहाँ से मिल जाता है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 7/144 इंटू 16/15। तो यहाँ से जाएगा आपके पास 9 बार और ये बन जाएगा आपके पास 7/5 4 13 135। 7:135 विल बी योर आंसर। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है कि फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज आर first spectral lines of hydrogen atom are given by lambda 1, lambda 2, lambda 3. Considering Bohr atomic model, the wavelength of first and third spectral line lambda 1 by lambda 3 किस तरीके से जो है उनका रेशियो आपको निकालना है बेसिकली lambda 1 और lambda 3। lambda 1 का मतलब है कि बामर सीरीज का फर्स्ट जो आपका लाइन है और थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज को का जो वेवलेंथ है उसको lambda 3 कहा है। तो lambda 1 by lambda 3 निकालना है। तो लाइमन बामर पार्शियन, तो यानी कि n इज इक्वल टू 2 पे खत्म होने वाली जो लाइन है उनको हम बामर सीरीज की श्रेणी में डालेंगे। सो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आने वाला जो है ये फर्स्ट मेंबर है और ऐसा कोई ट्रांजिशन होता है तो वहाँ से निकलने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो होती है, क्वेश्चन में दिया है लैम्डा 1 के बराबर। इसके बाद लैम्डा 3 की बात करें तो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 तक जाने वाली जो लाइन है और वहाँ से जो निकलने वाला जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 के बराबर है, लैम्डा 3 के बराबर है। सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 निकालना है। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 और यहाँ से लिख सकता हूँ 1 अपॉन लैम्डा 3 की वैल्यू इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25। तो बन जाएगा आपके पास 5/36 आर 1 अपॉन लैम्डा 1 और यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू आर इंटू 25 24 21 100। इस तरीके से इन दोनों को जो है आप डिवाइड कर लीजिए, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3। तो इस में डिवाइड कीजिए इसको, सो आपको मिलेगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 21/100 इंटू 36/5। ये आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे मिलने वाला है। आप इसको यहाँ पे कट कर दें, 5 चौका 20 और बचा 1 और ये बन जाएगा आपके पास, पॉइंट लगा दिया
तो आपके बन जाएगा 5 दूनी 10, 4.2 आपको मिल जाएगा। 4.2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 में और डिवाइड कर दीजिए 100 में, तो आपको इस फॉर्म में जो है आपका आंसर मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी जो डेसिमल में आएगी और 15 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी। तो आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 15 आप बता देंगे नियरेस्ट इंटीजर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की आपको कहा गया है कि कैलकुलेट की जाती है और उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है। तो आपको बताना है कि उनकी वेवलेंथ का रेशियो ही आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो हम ये बात जानते हैं कि फोटोन जो होता है, प्रोटॉन है, अच्छा प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो जिसका मास है, उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ये लीनियर मोमेंटम है तो इसको लिख सकते हैं p को लिख सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी। और जब किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q टाइम्स v। तो यहाँ आपको मिल जाएगा ये h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mq और ये पोटेंशियल डिफरेंस v। तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उनके चार्जेस भी एक समान है, लेकिन उनके मासेस जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इंटू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.000727 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 0.00055। तो आपको रेशियो ही निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। सो लैम्डा ई बाय लैम्डा पी आपको मिल जाएगा बेटा 1.00727 डिवाइडेड बाय 0.00055 का अंडर रूट। तो ये रिजल्ट आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे और आपको आंसर जो है आपका मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर, देन इट्स वेलोसिटी फॉर द nth ऑर्बिट इज गिवन एज। तो ये बात आप जानते हैं दैट वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ n बाय z मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला होता है। तो मैं कह सकता हूं z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो z बाय n यानी 1/n के प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। z के बारे में कोई दिया नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम दे दिया है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक सिंगल आयनाइज्ड कार्बन है और बताना है कि उसके कौन से लेवल की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड लेवल की एनर्जी के बराबर होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंपल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6 माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो कार्बन के लिए मैं z की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 6 के बराबर और उसका nth ऑर्बिट में मान लेता हूँ कुछ एनर्जी है। तो ये आपके पास nth ऑर्बिट के, कार्बन के nth ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर, z है 6 स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बराबर है हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है 13.6 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस गया, 13.6 से 13.6 गया, n की वैल्यू आ जाती है आपके पास 6 के बराबर। तो यही आपका आंसर है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 6 फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है और एक फोटोन है, दोनों के पास सेम एनर्जी है E के बराबर। तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फोटोन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फोटोन की वेवलेंथ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोटोन जो है उसका रेस्ट मास 0 के बराबर होता है, कोई मास नहीं होता है, और रेस्ट पे तो हम फोटोन को मानते ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं फोटोन का। तो फोटोन के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी hc बाय E।
ये वेवलेंथ की वैल्यू है hc/e, तो फोटोन की वेवलेंथ हम लिख देंगे hc/e। अब बात आती है इस इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E, तो मैं उसको इक्वेट कर सकता हूँ हाफ mv² के, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है E के बराबर, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता लगा सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m/ke, √2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है E के बराबर, तो ये आपके पास मिल जाएगा लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन √2me। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, इस रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एटॉमिक हाइड्रोजन एक लाइन स्पेक्ट्रम इमिट करता है, ठीक बात है, कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज, विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। तो ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास सीरीज होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, जिनके नाम होते हैं लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। अब इनमें खास बात क्या होती है कि जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं किसी भी एक सीरीज में, और उन ट्रांजिशन की बदौलत एक लाइट वहां से निकलती है, एक रेडिएशन वहां से निकलती है, फोटॉन्स वहां से निकलते हैं, एक ही बात है तीनों का मतलब। और यदि उन फोटॉन की एनर्जी विजिबल रेंज में आती है, विजुअल रेंज में भी आ सकती है, इंफ्रारेड रेंज में भी आ सकती है, और अल्ट्रावायलेट रेंज में भी आ सकती है, तो वही आपसे पूछा गया है कि कौन सी सीरीज में हमें विजिबल लाइट मिलने वाली है। तो आप ये याद रखें, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। तो यहाँ पे हमें यूवी लाइट मिलती है, यहाँ के जितने भी फोटॉन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे सीरीज में वो यूवी लाइट एमिट करते हैं। यहाँ पे आपको विजिबल लाइट मिलती है, और यहाँ पे सब इंफ्रारेड लाइट आपको मिलती है। यानी कि सिर्फ इस सीरीज के ट्रांजिशंस को आप देख सकते हैं आंखों से। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज हम सेंस नहीं कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट्स को, हम सेंस नहीं कर सकते हैं इंफ्रारेड को। ठीक है, समझ गए? तो बी ऑप्शन आपको रट लेना है कि बामर सीरीज के जितने भी ट्रांजिशंस होते हैं वहां से विजिबल लाइट निकलती है, 4500 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाइट आपको मिल जाती है लगभग। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बामर सीरीज। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और पोटेंशियल फील्ड है वहां पर, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, u0r⁴, और कहा है कि क्वांटाइजेशन जो है वो वैलिड होता है बोर वाला, तो आपको रेडियस बताना है nth ऑर्बिट की कितनी होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से मैं निकाल सकता हूँ फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू du/dr। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 4u0r⁴, और यही फोर्स जो है उस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस फोर्स की वैल्यू में सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जो है इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा mv²/r। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल जाती है। और एंगुलर मोमेंटम वाला जो प्रिंसिपल है कि एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर के अबाउट, दैट इज इक्वल्स टू nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mvr इज इक्वल टू nh/2π। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और आपके पास दो ही वेरिएबल हैं v और r, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे r की वैल्यू, वो n के पावर जो है उसके प्रोपोर्शनल आता है, और ये बता देंगे वहाँ पे ये पावर जो है तो उसमें अल्फा डिनोमिनेटर कितना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आसान है सवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि ये गिवन फिगर है आपके सामने, आपको बताना है कि जो ट्रांजिशन ए है, ट्रांजिशन बी है, ट्रांजिशन सी है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो नाम में क्या रखा है ये आपको मैं बताता हूं क्या क्या रखा है, कि जो भी ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 1 पे खत्म हो रहे हैं वो लाइमन सीरीज के परिवार के लोग हैं। तो ये लाइमन सीरीज का भाई है, लाइमन सीरीज का फैमिली मेंबर है, ये भी लाइमन सीरीज का मेंबर है। अच्छा, जो n इज इक्वल टू 2 पे खत्म हो रहे हैं वो लाइमन के बाद कौन सा आता है? बामर सीरीज। ये बामर सीरीज के परिवार के सदस्य हैं, ये भी बामर सीरीज में से है।
और जो n इज इक्वल टू 3 पे खत्म होते हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, वो पाश्चन सीरीज के पाश्चात्य पाश्चन जो है फैमिली के मेंबर हैं। और जो इनफाइनाइट से लास्ट जो आपको लाइन मिलती है, हम स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप से नंबर देना स्टार्ट करते हैं। यदि हम फर्स्ट मेंबर डिफाइन करते हैं किसी सीरीज का, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक 2 से 1 तक जो ट्रांजिशन होगा उसे फर्स्ट मेंबर कहा जाता है, 3 से 1 को सेकंड मेंबर कहेंगे, और इनफाइनाइट से 1 तक को कहेंगे लास्ट मेंबर उसे कहा जाता है, सीरीज लिमिट उसे कहा जाता है। सो ए जो है ये सीरीज लिमिट है लाइमन सीरीज की। तो ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन से ऑप्शन में सीरीज लिमिट लिखा है। सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज ठीक है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ये ठीक है, फर्स्ट मेंबर ये गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है। ए और सी में जो है टक्कर है। दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं कि बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक आता तो फर्स्ट मेंबर, यहाँ से यहाँ तक सेकंड मेंबर, यहाँ से यहाँ तक थर्ड मेंबर ऑफ बामर सीरीज। तो बी ऑप्शन जो है आपका थर्ड मेंबर है बामर सीरीज का, तो ये गलत हो गया आपका। सी ऑप्शन सही है। और एक बार और चेक कर लेते हैं लास्ट वाला कि ये 4 से 3 होता तो फर्स्ट मेंबर कहलाता, 5 से 3 है तो ये सेकंड मेंबर है पाश्चन सीरीज का, सेकंड मेंबर ऑफ पाश्चन सीरीज। सी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सही आ रहा है। आगे इसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं, तो कौन सा इनमें से पाथ जो है वो सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम पाते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसमें से देखिए कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि अच्छा ये तो चिपक के जा रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं है पॉसिबल। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। तो जितने भी ट्रेजेक्ट्री हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को हिट करते हैं, वो वाला ऑप्शन जो है सही है। रिपल्शन होता है थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ रिपल्शन की वजह से लौट जाता है, रिपल्शन की वजह से ये भाग जाता है ऐसे, रिपल्शन की वजह से ऐसे भाग जाता है। ये ऐसे लग रहे हैं भाई साहब कि ये इसके रिश्तेदार हों, कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो। तो सी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया है कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी है और 180 डिग्री घूम जाता है बेचारा यूरेनियम न्यूक्लियस के अबाउट, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है। तो ऐसे सवाल ना हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हैं और ग्रेविटेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में आए हैं। ग्रेविटेशन में रिपेल नहीं होता, तो ग्रेविटेशन नहीं, लेकिन हुए होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और वर्क एनर्जी पावर में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान सवाल है कि न्यूक्लियस है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर Z = 92। यहाँ पे कौन है साहब, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का Z होता है 2 के बराबर। ये Z आपको चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितने प्रोटॉन इसमें हैं, कितने प्रोटॉन इसमें हैं, ठीक है। और मास के बारे में जानकारी देता है आपका कौन, मास नंबर जो होता है। तो ये कुछ एनर्जी लेके चलता है, इसकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो E के बराबर है और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो जब ये दूर होता है तो रिपल्शन कम होता है, जैसे जैसे पास आता जाएगा इसका रिपल्शन जो है, इसका गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब इसका रिपल्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ कि जितना इसने काइनेटिक एनर्जी में लॉस किया है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में किया, तो वो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये दो चार्जेस हैं, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कितनी होती है, K इंटू Z 92 इंटू इलेक्ट्रॉन E इंटू 2E डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समझ गए ना, ये प्रोटॉन्स की बात की जा रही है, प्रोटॉन के चार्ज, इसके प्रोटॉन का चार्ज और इसके प्रोटॉन का चार्ज, Q1 Q2 बाय R, नॉट R मिनिमम का स्क्वायर। R मिनिमम ये साहब आपकी पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की जब वो यहाँ पर आ जाएगा, और कितना
पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में लॉस कर चुका है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वो लॉस कर चुका है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, K की वैल्यू पता है और E की वैल्यू पता है, आपको E की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे R मिनिमम एक ही वेरिएबल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जो भी है नेक्स्ट, कि हीलियम आयन अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि ये जहाँ कहीं भी है इसे उठवा लो, इसे उठवाने में, इस बंदे को उठवाने में, इस एटम को उठवाने में जितनी मिनिमम एनर्जी लगती है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कौन है बेटा? हीलियम आयन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो मिनिमम एनर्जी ये है कहाँ पे भाई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=2। इसको उठवाना है, कहाँ उठवाना है? ऊपर उठवाना है। तो ऊपर उठवाने में कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए होगी? तो इसकी एनर्जी और इस लेवल की एनर्जी को आपस में माइनस कर देंगे, तो E इनफाइनाइट माइनस En ये होता है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल की, इनफाइनाइट लेवल की एनर्जी 0 के बराबर होती है, और n=2 की जो एनर्जी है मैं लिख सकता हूँ कितनी होगी? -13.6 Z²/n²। तो 4 से 4 गया, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दे दो, ये भाग जाएगा ऊपर, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी योर आंसर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें दिया हुआ है आपको कि एक रेडिएशन है, कहां से आ रही है? 2 से 1 में आ रही है हाइड्रोजन एटम में, और पड़ कहां रही है? इस रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है हीलियम आयन के ऊपर, और उस आयन में भी इस लेवल और इस लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को वो खिलाई जा रही है वो एनर्जी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब हम चाहते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है n=ni में, और यहाँ पे एक लेवल है n=nf। तो आप चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, तो आपको एनर्जी इसको देना होता है। एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो एक लेवल ऊपर चढ़ जाता है, और जब ये ऊपर से नीचे आता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ये जो है होता है फंडा। तो जब हम एक्साइट करवाते हैं तो हमें एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है जितना इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है। तो यदि हम इसे nf ni के बराबर एनर्जी लेवल दे देते हैं एग्जैक्ट इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये जंप कर जाएगा। यदि इससे कम दिया तो जंप नहीं कर पाएगा, और इससे ज़्यादा दिया तो भी जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएगा, कहीं और जंप कर सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ वो जंप नहीं कर पाएगा यदि इतना उसकी जिद पूरी नहीं की तो आपने। तो बस हमें कितनी एनर्जी मिली है? 2 से 1 एनर्जी मिली है। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कितना होगा? एनर्जी = 13.6 1 - 1/4, तो मिल जाएगा आपके पास 13.6 × 3/4। ये आपके पास एनर्जी इतनी मिली है बेटा आपको। और इस एनर्जी के बराबर कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी ज़रूरत पड़ रही है, वो आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे। आपको ये चारों ऑप्शंस चेक करने होंगे। आपको देखना होगा कि इस ट्रांजिशन में कितनी एनर्जी चाहिए, 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 और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या वो इसके बराबर आ रही है। यदि इसके बराबर आ रही है तो वही ट्रांजिशन जो है वो फटाक से हो जाएगा, और यदि इनकी रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा है तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन चार ऑप्शंस को चेक करेंगे तो डी ऑप्शंस आपको मिलता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड इस एनर्जी के बराबर होती है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें करके दिखा रहा हूँ, बाकी तीनों आप रिजेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट करके। 13.6 हीलियम है तो 2 स्क्वायर 1/4 - 1/16, तो जब आपके पास 16 - 4 12/64 × 4 × 13.6, तो 4 × 12 4 × 16 × 64, तो 13.6 × 3/4 इतनी ही एनर्जी यहाँ पे चाहिए जितनी वो निकाल रहा है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय अ फोर्स, इतने फोर्स से वो अट्रैक्ट होता है
और आपको दिया है कि r इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बोर मॉडल आपको अप्लाई करना है, आपको रेडियस Rn मिलती है, काइनेटिक एनर्जी आपको Tn मिलती है। यहाँ पे आपको भड़काने की कोशिश की गई है। T, कैपिटल T जो है हम टाइम पीरियड से उसको हम रिलेट करते हैं अपने दिमाग में, लेकिन यहाँ पे T का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको बताना है कि T और R की प्रोपोर्शनैलिटी जो है उनमें रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि K/R कोई सा भी फोर्स हो बोर मॉडल में उसको सेंट्रीपिटल बनाना होता है। तो हो जाएगा आपके पास mv²/r। तो r से r चला गया, आपको मिल जाएगा यहाँ से mv² = k विच इज अ कांस्टेंट। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये कांस्टेंट बचेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो Tn है बेटा वो कांस्टेंट है, वो n पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, वही हमारा सही हो जाएगा। और यदि आपको Rn की nth ऑर्बिट की रेडियस आपको पता लगानी है तो आप लगा सकते हैं कौन सा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन लगा सकते हैं, दैट mvr = nh/2π। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो रेडियस की प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो n की पावर 1 आ जाएगी। तो n की पावर 1, आपको ये वाला पार्ट भी सही हो गया, ये वाला पार्ट भी सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि बोर मॉडल है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चक्कर चक्कर प्रोटॉन के अबाउट, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को आप एक करंट लूप मानिए और आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है हाइड्रोजन एटम का यदि इलेक्ट्रॉन nth एक्साइटेड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन हमारा nth एक्साइटेड स्टेट में है और आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है गोल गोल चक्कर में, इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, मैंने मान लिया कि जो स्पीड है रिवॉल्यूशन की वो v के बराबर है, तो मैं कोई भी एक पॉइंट चूज करता हूं। मैंने एक पॉइंट चूज किया, मैंने इस पॉइंट को कहा, एक पॉइंट पे आदमी बैठाया किराए पे, मैंने कहा भाई जब भी ये चार्ज यहां से गुजरे तो आप नोट करते रहना कि कितने समय में ये चार्ज जो है वापस पूरा चक्कर करके आ रहा है। मैं गया, थोड़े समय के बाद मैंने इससे पूछा बता क्या चल रहा है इसका सीन। इसने कहा कि यार ये कैपिटल टाइम t के बाद जो है बार बार यहाँ से गुजर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट का डेफिनेशन होता है चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो करंट का परिभाषा यही है कि चार्ज कितने टाइम के बाद, यानी कि यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज गुजर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया से E के बराबर चार्ज जो है वो गुजर रहा है कैपिटल T टाइम में। सो E/T विल बी द करंट। ये करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से T को लिख सकते हैं E/2πr/v, ये आपके मिल गया करंट। और आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। इस लूप का एरिया आपको मल्टीप्लाई कर देना है करंट में, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप I इंटू ए यानी कि EV/2πr इंटू πr² आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ से R चला गया, पाई से पाई चला गया, आपको मिल जाता है EVR/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब आप V और R कहाँ से लाएंगे? V और R लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो K इंटू E डिवाइडेड बाय R² इज इक्वल टू mv²/r का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से R चला जाता है और आपको एक रिजल्ट तो यहाँ से मिलेगा, और mvr इज इक्वल्स टू nh/2π भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट आप इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक इससे ही काम चल जाएगा कि V और R की वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी nh/2πm, और nh/2πm जो है आप यहाँ पे रख देंगे V और R की वैल्यू, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा mvr = nh/2π से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दो मासेस से मिलकर बना है, दो एटम्स है मॉलिक्यूल में, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। यदि उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, बोर का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन भी लगाना चाहते हैं, हो तो क्या करें? तो इसकी एनर्जी बताइए। तो
अच्छा सवाल है ये। एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, उनके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल r के बराबर है, और ये एक बाइनरी सिस्टम है और ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ये बात आप याद रखें, जब भी आपको सिस्टम दिया जाता है दो मासेस का, दो चार्जेस का, और वो रोटेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, सेंटर ऑफ मास। तो ये है साहब आपका एक्सिस। यहाँ से डिस्टेंस मैंने मान लिया r2 के बराबर है, यहाँ से डिस्टेंस मैंने मान लिया r1 के बराबर है। r1 और r2 की वैल्यू आपको अब तक पता लग जानी चाहिए, सेंटर ऑफ मास में पता है r2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू टोटल डिस्टेंस r, सो r2 की वैल्यू है m1 इंटू r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे r1 की जो वैल्यू होती है वो होती है m2 इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, ये r1 और r2 की वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 है, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा यहाँ से m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यदि उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होती है, उसका मास m है, सो mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट दैट एक्सिस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल चुका है I। यहाँ पे हमें r1 पता है, यहाँ पे हमें r2 पता है, लेकिन अभी जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करें, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी I ऑफ सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारे पास नहीं है, ओमेगा कैलकुलेट करने में मदद कर सकता है हमारा कौन, बोर्स रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। अब एंगुलर मोमेंटम आपको याद करना होगा, यदि आपको एंगुलर मोमेंटम याद नहीं है तो रोटेशन का जो आपको बुक है, रोटेशन की बुक है, उसमें आप पढ़िए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एक पार्टिकल का। यदि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसकी वैल्यू आती है एम आर क्रॉस वी या एम आर वी साइन थीटा। यदि कोई पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे हम आई ओमेगा वाला जो फॉर्म है एंगुलर मोमेंटम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और बोर के इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन 2 का। तो यानी कि एक रोटेटिंग सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है मैं लिख सकता हूँ कितना है, आई इंटू ओमेगा के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 के बराबर। तो यहां से भैया आपको क्या करना है, आपको हाफ पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसमें r1 और r2 भी पता है, और ओमेगा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है। ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू आई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको 4 लाइन कैलकुलेशन की करनी होंगी, बट आपका आंसर श्योरली आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल लेना लास्ट तक, तब जाके क्वेश्चन आपका माना जाएगा। मैंने तो कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें दिया है कि बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो मान लीजिए किसी लूप में करंट I के बराबर है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद कीजिए, आंख बंद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला याद आया तो बधाई हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो याद करने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। तो B होता है आपके पास म्यू नॉट I बाय 2R के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास एक लूप है, उसमें करंट I है, रेडियस उसका R है, म्यू नॉट I बाय 2R के बराबर। और करंट हमने अभी निकाला है कि एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एक लूप में जो करंट आता है वो कितना आता है बेटा, E अपॉन कैपिटल T के बराबर। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ये I का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, तो ये आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट E बाय 2R, और T को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई R बाय V। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा B इज प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, सो V अपॉन R स्क्वायर। तो हम V को जानते हैं Z बाय N के प्रोपोर्शनल होता है, और R जो है
वो n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो z और z को हटा देंगे, सो 1/n और n⁴, सो 1/n⁵ के प्रोपोर्शनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻⁵। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।